अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 23 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 23 जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 23 जो है हमारा वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा लेमा कहें, बात दरअसल एक ही है। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लूइड भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दरअसल सेल मेम्ब्रेन है जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा भी होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहने की बुनियादी वजह क्या है? मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? धब्बे, स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब धब्बे। ठीक है, आप लोगों के घरों में मार्बल लगा हुआ होगा, ठीक है, किसी के घर में टाइल लगी हुई होगी, वॉशरूम में, किचन वगैरह में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो आपने देखा है कि टाइल के ऊपर भी स्पॉट्स आते हैं, टाइल के ऊपर टाइल के ऊपर भी जो है वो डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है। और कुछ मार्बल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई भी होती है, बीच में लकीरें चल रही होती हैं, कुछ जगह पे स्पॉट्स पड़े होते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को मार्बल के नाम वगैरह पता हो, जैसे कि तरबेला हो गया, ठीक है, विरोना हो गया, मुख्तलिफ तरह के मार्बल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पानी यहीं रखते हैं, मैं थोड़ी देर में पी लूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहने की बुनियादी वजह यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लूइड भी मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अंदर स्पॉट्स दिखाई देते हैं, स्पॉट्स धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड का मतलब लिक्विड, माया, मोज़ेक का मतलब धब्बे, बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन रखा गया। बाइलेयर क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है। फ्लूइड मोज़ेक बाइलेयर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों को कहा जाता है? ठीक है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हम ये बात जानते हैं और आप तमाम स्टूडेंट्स 9th क्लास में ये बात अच्छी तरीके से पढ़ कर आए हैं कि प्लांट्स के पास सेल वॉल मौजूद होता है, एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, प्लांट्स की बॉडी के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए मैं क्या कहूँगा? द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स की जो आउटर सबसे ऊपर जो लेयर मौजूद होती है उस बाउंड्री को, उस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती है, डेलिकेट होती है एंड इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेचेबिलिटी, डेलिकेट का मतलब होता है थिन लेयर तो होती है, बहुत थिन सी पतली सी लेयर होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप की लेयर होती है। उस तरह की लेयर को हम क्या कहते हैं? डेलिकेट लेयर कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो होता है वो प्लाज्मा लेमा भी होता है। ठीक है, ये बात भी मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपने बता देना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सर दूसरा नाम जो होता है वो प्लाज्मा लेमा होता है। तो प्लाज्मा लेमा कहूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूँ या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन कहूँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो दो तरह के कंपाउंड से बनती है, एक प्रोटीन से और एक फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपाउंड्स, फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड द सेकंड इज फॉस्फोलिपिड। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के मिलने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिस साइंटिस्ट ने, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था, वो दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या है? एक का नाम है सिंगर और दूसरा का नाम है निकोलसन। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम सिंगर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम निकोलसन है। इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, बज़ाहिर यहाँ पर मेंशन किया है मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है जो मैंने ऊपर बनाया है।
ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है या प्रपोज किया है, उस साइंटिस्ट का नाम सिंगर एंड निकोल्सन है। सिंगर एक अलग साइंटिस्ट है, निकोल्सन एक अलग साइंटिस्ट है। इन दोनों साइंटिस्ट की मुश्तरका कोशिशों और काविशों की वजह से एक सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर हुई है, जिस मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है, किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। ये बात भी आपसे हम एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को बाई लेयर, बाई का मतलब क्या होता है? दो, लेयर का मतलब तह, दो लेयर वाले स्ट्रक्चर कहा जाता है, या बाई लेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का किरदार है। और फॉस्फोलिपिड्स के पास दो तरह की लेयर होती हैं, ठीक है, एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स के पास टोटल दो टाइप्स की लेयर मौजूद होती है, ठीक है। तो हर एक लेयर फॉस्फोलिपिड्स की जो है वो दो एंड रखती है। Each layer of phospholipids contain two types of end. First end is hydrophobic and the second is hydrophilic. देखें हाइड्रो, स्टूडेंट देखना आपने ये है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। फोबिक का मतलब होता है खौफ। फोबिक का मतलब होता है खौफ। तो पूरे लफ्ज़ का मतलब क्या बन गया? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फेयरिंग, पानी से खौफ खाएगा, पानी से रेसिस्ट करेगा, पानी से दूर रहेगा, पानी के साथ डायरेक्टली, वाटर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर के साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स के पास जो दो एंड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के जो दो किनारे होते हैं, उनमें से एक किनारा हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा किनारा जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो नन पोलर होता है, नन पोलर एंड होता है। और ये जो पार्ट होता है इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट का मतलब अंदरूनी हिस्सा होता है, फॉस्फोलिपिड्स का अंदरूनी हिस्सा होता है। और ये एक नन पोलर पार्ट होता है, नन पोलर पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पोलैरिटी, कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। ये वाटर से रेसिस्ट करता है, ये वाटर फेयरिंग होता है, ठीक है, मतलब पानी से दूर भागता है। ये एंड हाइड्रोफोबिक एंड, जो नन पोलर एंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये एंड पानी को रेसिस्ट करता है, पानी से दूर रहता है, पानी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। इस एंड को हाइड्रोफोबिक नन पोलर एंड कहा जाता है, ठीक है। और ये पार्ट जो है वो इनर पार्ट होता है, किसका? फॉस्फोलिपिड्स की एंड का, ठीक है। दूसरा एंड जो है स्टूडेंट हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत करना। फिलिक का मतलब क्या होता है? मोहब्बत करना। तो हाइड्रोफिलिक पूरे लफ्ज़ का मतलब क्या बन गया? पानी से मोहब्बत करना। एंड्स का मतलब किनारा, पार्ट्स का मतलब हिस्सा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोफिलिक एंड वो एंड कहलाता है जो वाटर लविंग एंड होता है। हाइड्रोफिलिक एंड वो एंड कहलाता है जो वाटर लविंग होता है, जो पानी से डायरेक्टली, वाटर से डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, वाटर से डायरेक्टली रिलेट करता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है वो पोलर एंड होता है और वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो नन पोलर होता है, ठीक है, और वाटर फेयरिंग होता है। तो इनर नन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड, जो अंदरूनी नन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होता है, वो अपोजिट टू ईच अदर होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, इनर लेयर की अगर बात की जाए तो लेयर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं हमारे पास, ठीक है। इन दिस लेयर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मैनर। मतलब ये जो लेयर्स हैं क्या कह रहा था मैं? हाँ, फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है इसमें जो है वो दो तरह के प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट मैनर में। वो प्रोटीन के दो नाम हैं, एक प्रोटीन होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। द अनदर नेम ऑफ द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड द अनदर नेम ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम इंटीग्रल प्रोटीन भी होता है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन भी होता है। ये बात तो हो गई क्लियर। तो द अनदर नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इज इंटीग्रल प्रोटीन, द अनदर नेम ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल पार्ट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का हिस्सा होता है।
तो दिस प्रोटीन आर प्रेजेंट अलोंग द सरफेस ऑफ लिपिड्स। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो लिपिड्स की सरफेस के साथ लूजली अटैच होता है। मतलब अगर ये लिपिड्स की सरफेस है और ये प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सपोज कर लें, ये रेड मार्कर है, तो ये जो अटैच होता है ये लूजली अटैच होता है। मतलब ये टाइटली, बहुत टाइट अटैच नहीं होता कि बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है, इस तरह से फिक्स, इस तरह से नहीं अटैच होता, बल्कि ये लूजली अटैच हुआ होता है। अगर पानी की लेयर तेज़ होगी, लहर तेज़ होगी, तो ये एंड्स टूट भी सकता है, निकल भी सकता है। तो ये जो लेयर होती है लिपिड्स की लेयर, लिपिड्स की लेयर के साथ वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और लूजली अटैच होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स की मेम्ब्रेन के साथ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, टाइटली बाउंडेड या टाइटली पैक्ड या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते हैं। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाता है, या इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाता है जो लिपिड्स की लेयर के साथ टाइटली बाउंडेड होता है, मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हुआ होता है, मुकम्मल तौर पर फिक्स हुआ होता है। किसकी मेम्ब्रेन के साथ? लिपिड्स की मेम्ब्रेन के साथ। तो इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन आर दोज टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर टाइटली बाउंडेड विद द सरफेस ऑफ द लिपिड्स। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ये वाटर सॉल्युबल आयंस की मूवमेंट कराता आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर कोई मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं या सेल के बाहर कोई मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस रखता है या करता है, परफॉर्म करता है कि अगर सेल के बाहर कोई आइंस वगैरह हैं तो सेल के अंदर लेकर जाएगा, और अगर सेल के बाहर की कोई चीज़ है तो अंदर, और अंदर की चीज़ें तो बाहर। ये काम ट्रांसपोर्टेशन का काम ये किसको दिया गया है? इंट्रिंसिक प्रोटीन का, जिसका दूसरा नाम इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का बुनियादी फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन हमारे साइटोप्लाज्म को, सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन हमारे साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर सेल के शेप को मेंटेन रखती है। मतलब सेल के शेप में इर्रेगुलरनेस नहीं आने देती। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सेल के शेप को मेंटेन रखती है, साइटोप्लाज्म को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दरअसल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मतलब सेल के बाहर, ये सपोज कर लें ये वाली साइड सेल के बाहर है और ये साइड सेल के अंदर, बीच में एक मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये सेल के अंदर की खास चीज़ों को सेल के बाहर भेजती है और सेल के बाहर की खास चीज़ों को अंदर की तरफ लाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बॉडी के मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के मुताबिक सेल के अंदर की चीज़ों को बाहर, सेल के बाहर की खास चीज़ों को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो इस वजह से इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये मौजूद है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है, लॉन्ग सवाल भी बनता है ये। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है सेल मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इनर प्रोटीन है। इनर प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इनर प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, वो लिपिड्स की लेयर के साथ डीपली अटैच हुई होती है, टाइटली बाउंडेड हुई हुई होती है। जबकि आउटर प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये जो है वो लूजली अटैच होती है। ठीक है, ये जो है वो लूजली अटैच होती है। देखें साइडों में जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो इसके साथ ये लूजली सर्कुलर स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर का रिंग दिखाई दे रहा है ना, ये रिंग आउटर प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, ये लूजली अटैच होता है। जबकि इनर प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो लिपिड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर डीपली, मतलब इसे आप अगर अंदर तक ले जाना चाहें तो ये अंदर तक भी आ सकता है। मतलब डीपली, बहुत अंदर गहराई से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन टाइटली बाउंडेड होते हैं।
तो वो जो है ऊपर वाला इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला पार्ट इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है, और बाहर वाला जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके साथ आउटर प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन लगा हुआ है, ये जो है वो आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो आप इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, और जब कभी मैं आपसे गाहे बगाहे टेस्ट लेता जाऊंगा, अभी जो है आप लोगों को घर पर प्रिपरेशन के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 भिजवाया है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसका बाकायदा अच्छी तरीके से टेस्ट दें आप लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा, फिर इसी तरह 3 का होगा, फिर 4 का होगा। तैयारी बहुत अच्छी रखिएगा, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तमाम की तमाम चीज़ें इसी से पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा दूसरा टॉपिक है परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी क्या है? ठीक है, एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें सॉल्यूशन, कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो हो, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है एक जगह से निकलकर दूसरी जगह दाखिल हो जाए। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल बाय द हेल्प ऑफ अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टेड और डिफरेंशियल परमेबिलिटी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल, आइंस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, वो इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर की जानिब अगर मूव करें तो वो अमल कहलाता है सिलेक्टेड परमेबिलिटी या फिर डिफरेंशियल परमेबिलिटी। तो डिफरेंशियल परमेबिलिटी या सिलेक्टिव परमेबिलिटी की 2 टाइप्स होती है। एक टाइप्स कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी टाइप्स कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी के अंदर 2 टाइप्स आती है, एक कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मजीद 2 टाइप्स आती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मजीद 2 टाइप्स आती है, एक कहलाता है डिफ्यूजन, दूसरी टाइप कहलाती है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? 9th क्लास में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़कर आए हैं कि डिफ्यूजन जो है एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें आइंस की, सॉल्वेंट की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब। In other words, we can say that diffusion are those type of process in which the movement of ions, solvent or molecules move from higher concentration to the lower concentration without a semi-permeable membrane. The process is called diffusion. डिफ्यूजन एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें आइंस की, सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से ज़्यादा वाली मकदार से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब, कम मकदार की जानिब, बगैर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। इस तरह का अमल क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जबकि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो अमल या वो तरीक़ेकार कहलाता है बायोलॉजिकल फील्ड में कि ऑस्मोसिस एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें आइंस की मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब विथ आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर कोई आइंस, अगर कोई सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब बाय द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। Osmosis is a process in which the solvents move from higher concentration to the lower concentration through the semi-permeable membrane. The process is called osmosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो जस्ट अपोजिट टू द डिफ्यूजन है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट अपोजिट टू द डिफ्यूजन है। मैंने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि डिफ्यूजन में जो है हम क्या कर रहे थे, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे लोअर कंसंट्रेशन की जानिब, ज़्यादा वाली मकदार से कम मकदार की जानिब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जानिब मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जानिब मूव हो रही होती है, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ आइंस और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, lower concentration to the higher concentration, lower concentration to the higher concentration without a semi permeable membrane. This type of process is called active transport. In the case of active transport, energy is required, क्योंकि molecules की movement जब कभी भी lower concentration से higher concentration की जानिब जाएगी तो energy की ज़रूरत पड़ेगी।
जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे लोअर मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर में नहीं जाएंगे। हायर से लोअर में तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ एनर्जी रिक्वायर प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हमेशा हमेशा, सिर्फ इंटर की बात नहीं हो रही, एमफिल में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, तमाम जगह की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें आयंस की जो मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जानिब होती है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो प्रोसेस आ जाते हैं हमारे पास, एक कहलाता है एंडोसाइटोसिस, एक कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल। कोई चीज़ अगर सेल के अंदर दाखिल हो रही है तो वो अमल क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर दो तरह के प्रोसेस आते हैं, एक कहलाता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा कहलाता है पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो है वो सेल ईटिंग प्रोसेस, द फैगोसाइटोसिस इज द सेल ईटिंग प्रोसेस, द सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। आपने ये याद रखना है कि द सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगर कोई सेल अपने ही सेलुलर एंजाइम्स वगैरह को, ठीक है, डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, वो अमल क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। द सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगर कोई लिविंग सेल अपने ही सेलुलर एंजाइम्स को या अपने ही बॉडी के फ्लूइड को, अपने ही बॉडी फ्लूइड को ड्रिंक कर ले, मतलब पी ले, वो अमल क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो आपने याद कैसे रखना है जहन में, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक सुने। पीनो लफ्ज जब भी कहा जाएगा, पीनो का जब भी जिक्र किया जाए पिनोसाइटोसिस, तो आपने याद रखना है पीना है। आपने याद रखना है क्या? सेल पिएगा, सेल पिएगा। तो पीनो से याद रखना है पीना है, और फैगो से याद रखना है खाना है। फैगो से क्या याद रखना है? खाना है। पीनो से क्या याद रखना है? पीना है। तो फैगो में क्या कहेंगे? द सेल ईटिंग प्रोसेस, ईटिंग खाना है, ठीक है, फैगो खाना है। तो द सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब पीने की बात की जाएगी, द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, तो फैगोसाइटोसिस में हमारे पास WBC आ जाते हैं। जब कभी कोई पैथोजन पार्टिकल, कोई पैथोजन डिजीज काउजिंग एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। द डिजीज काउजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन। हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर डिजीज काउज करे, उसे कहा जाता है पैथोजन। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, फंगस हो गए, तो ये डिजीज काउज कर सकते हैं। तो जब कभी कोई पैथोजन डिजीज काउजिंग एजेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे खून की नालियों के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी की मुहाफिज जो है वो WBC होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर WBC मौजूद होते हैं, जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। WBC आर द सोल्जर ऑफ द बॉडी, पुलिस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की पुलिस कंसीडर की जाती है WBC। ये मुहाफिज होते हैं हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा मुहाफिज होते हैं। जब कभी हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ काउजिंग एजेंट दाखिल होता है तो WBC पीछे से भागते भागते जाते हैं और उस पैथोजन को, उस डिजीज़ काउजिंग एजेंट को, उस फंगस को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को फौरी तौर पर इट कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो वो अमल क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। जब कभी कोई सेल, अब पिनोसाइटोसिस, जब कभी कोई सेल अपने ही सेलुलर एंजाइम्स को खुद ब खुद डाइजेस्ट कर ले, इटसेल्फ डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, या ड्रिंक कर ले, वो अमल कहलाता है पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, अगर कोई चीज़, अब एक्सो की बात कर रहे हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर। साइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल के बाहर, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लें तो फिर बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो एक्सोसाइटोसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। साइटोसिस का मतलब है सेल। अगर कोई चीज़ सेल के बाहर निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, ठीक है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, वो आहिस्ता सा रप्चर होगी, ठीक है, वो रप्चर होगी और वो चीज़ सेल से बाहर निकल जाएगी। तो अगर कोई चीज़ सेल के बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है, तो वो अमल क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और वो अमल जिसमें सेल के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो रही है, तो वो अमल क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स ये तमाम की तमाम बात और तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो तमाम की तमाम चीज़ अपने माइंड में मेमोराइज़ कर लें, अच्छी तरीके से नोट कर लें। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसी बात हो, ठीक है, जो माजी में कभी पढ़ी हो 9th क्लास में और यहाँ पर जो है कुछ चेंज लग रहा हो, ठीक है। देखें, वो जब तक आप क्लास 9th में थे ना, तो वो चीज़ें जो पढ़ाई जा रही थी क्लास 9 में बहुत छोटे लेवल पे पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। 9 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। वो सिर्फ 9 में सिर्फ यही बताएगा पावर क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट ईयर में आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक जो है ये लेक्चर मुकम्मल हो चुका है, लेक्चर नंबर 23। तो उस वक्त तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दिए। सर शारिक अंसारी हाजिर खिदमत था, तो आप उसे इजाज़त दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में कुछ मज़ीद लेक्चर पर बात करेंगे। अल्लाह ने निगहबान, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।